दे चंदा ले धंधा, दिया चंदा तो अपना बंदा, और नहीं चंदा तो बंद कर धंधा। ऐसे में क्या करे कोई बंदा, तो ले चंदा करने दे धंधा। बस यही था इलेक्ट्रोल बॉन्ड का धंधा। नमस्कार, मेरा नाम अमित भारद्वाज और मैं बनकर आया हूं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार आप जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज़ बनिए और हो सके तो इसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। एक बात तो सच साबित हो गई कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर एसबीआई जो 30 जून तक का समय मांग रहा था वो किसी के कहने पर मांग रहा था, और एसबीआई किसी के दबाव में है, क्योंकि पहले समय मांगा और समय नहीं मिला तो डाटा अधूरा दिया। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज तुम दाल डाल हम पात पात को साबित करते हुए एसबीआई को निर्देश दिए कि 21 मार्च तक सभी बॉन्ड्स के बारे में जानकारी मुहैया कराए और चुनाव आयोग से वेबसाइट पर अपलोड करे और कोई भी जानकारी छिपाए नहीं। वैसे अच्छा हुआ कि जो चुनावी बॉन्ड का सारा भांडा फूट गया। बस सत्ता पक्ष के लिहाज से थोड़ी टाइमिंग गलत हो गई, मगर कोई बात नहीं, ये इसे भी संभाल लेंगे। गोदी मीडिया है, सरकार है, ईडी है, सीबीआई है, ये मैनेज करना जानते हैं, इसे भी मैनेज कर लेंगे। ये तो महज भ्रष्टाचार का छोटा सा दाग है और ये दाग को धोना और अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, वरना ना जाने ये कब के आउट हो चुके होते। वैसे ये देश भी इतना पक्का और इतना मजबूत है, कितनी मोटी चमड़ी वालों का है कि ये भांडा फूटते रहते हैं और कुछ नहीं होता। कमाल यह है कि जिसका भांडा फूटता है वह जनता का और अधिक लाडला बन जाता है, जनता के परिवार का मुखिया बन जाता है, शक्ति का रखवाला बन जाता है, वह शेर की तरह दनदनाता है। उसे कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। इसलिए जो इस भंडाफोड़ से ज़्यादा खुश हो रहे हैं कृपया ना हो, क्योंकि काले धन की रक्षा के लिए चंदा देने वालों को और ना इन लेने वालों को और ना ही कभी शर्म आई है और ना ही कभी आएगी। इनके मुख छिपाकर आज तक कोई घर में बैठा है? कभी किसी को लॉटरी किंग, शराब माफिया या काले पैसे वालों के चंदे चलने वाली राजनीति से कभी नफरत हुई है? तो अब होगी? नहीं होगी। किसी ने आज तक ऐसी गंदी राजनीति छोड़ने की घोषणा की है? नहीं की है और ना ही कोई करने वाला है। इनके भक्त, इनके कार्यकर्ता भी इनसे विमुख होंगे? नहीं होंगे। इस भंडाफोड़ से ईडी या इनकम टैक्स का छापा मारकर चंदा वसूली के इस खेल पर बंदिश लगेगी? नहीं लगेगी। वह कंपनी जो अपना कुल प्रॉफिट सिर्फ 2 करोड़ से भी कम बताती है, वह 183 करोड़ का चुनावी चंदा, जी हाँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड, कैसे दे देती है? वो लेने वाला उसे कैसे ले लेता है? ये सवाल उठेगा? नहीं उठेगा। और उठेगा तो कुछ अंतर पड़ेगा? किसी को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। काले पैसे से चलने वाली राजनीति रुकेगी? नहीं रुकेगी, क्योंकि चंदा लेना जुर्म नहीं है और भारत में पॉलिटिकल फंडिंग का सबसे तरीका यही रहा है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हिसाब अभी अधूरा ही आया है और अगर गोदी मीडिया की चुप्पी को छोड़ दें तो हर गली, हर चौराहे पर जमकर बात हो रही है। चंदे के आंकड़े सामने आए हैं, खौफनाक है। जैसे ही चंदे के आंकड़े सामने आए उसे लेकर कई सवाल उठे। इतनी बड़ी जानकारी को लेकर कोई सवाल नहीं कर रहा, कोई डिबेट नहीं हो रही। हमें लगा बीजेपी तो इसलिए चुप है क्योंकि वो एक्सपोज हो गई। लेकिन चाणक्य जी को क्या हुआ? वो चाणक्यगिरी करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, तभी तो इतना अच्छा लॉजिक लेकर आए हैं। आप खुद सुनिए जरा। देश में हमारे 303 सांसद है, हमें 6000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं और 242 सांसद जिन पार्टियों का है, इसको 14000 करोड़ के बॉन्ड निकले। क्या तो सुना आपने? कैसा है लॉजिक कि बीजेपी के 303 सांसद हैं और इस हिसाब से 6000 करोड़ का चंदा मिला है और बाकी के 242 सांसद हैं, उनको 14000 करोड़ रुपए मिले हैं। और अब तो और भी डाटा आ गया है और चंदे की रकम और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब कोई बताए कि जब मोदी जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड की योजना लाए थे तो पर सांसद के हिसाब से लाए थे क्या? जब विपक्ष के सांसद को तोड़ते हैं तो कहते हैं इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है, एनडीए मजबूत हो रहा है, और जब खुद को पाक साफ बताने की बारी आई तो एनडीए से अलग कर लिया। कह रहे हैं कि हमारे 303 सांसद तो 6000 करोड़ मिला है और बाकी को 14000 करोड़। मतलब खुद का पैसा कम दिखाने के लिए अपने आप को सबसे अलग कर लिया। अगर सबसे अलग कम दिखाना है तो एनडीए खत्म कर दीजिए, एनडीए से अलग हो जाइए।
ये लॉजिक तो था अमित शाह के द्वारा अपने भक्तों के लिए, लेकिन इस इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में एक और हैरानी की बात है कि मोदी राज में सबसे ज्यादा धंधा खरबपतियों का बढ़ा है। अडानी जगत सेठ हुआ, अंबानी कुबेरपति हुए और पैसे में भारत की संस्कृति का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इनके साथ टाटा, बिरला और टॉप के 20 खरबपति दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से भारत के लोगों का पैसा कमाते हैं, लेकिन वे इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट से लगभग गायब हैं। सरकारी प्रोजेक्टों के ठेकेदार और बिल्डरों की इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदने और देने के साथ साथ सौदेबाजी का यह सीक्वेंस है, तो भला विनिवेश, खान और पता नहीं कितने अंतर्राष्ट्रीय सौदे खरीद फरोख्त के लिए खरबपतियों के कारोबार की वसूली का क्या रूप है। जब चिंदी मार खोखा कंपनियों को ईडी, सीबीआई, आईटी से लाइन हाजिर कराकर वसूली हुई है, तो खरबपतियों के लेवल का चंदा कहाँ गया? क्या इस रीति नीति पर चला गया कि छोटे कारोबारी बीजेपी की पार्टी के लिए और वैश्विक खरबपति किसी और काम के लिए? भला और क्या काम हो सकता है? आप ये अनुमान लगाएं, क्योंकि सत्ता में आने वाले दल नीतियां निर्धारित करते हैं। एक नीति अरबों के वारे न्यारे कर सकती है। प्रोडक्ट का टैक्स स्लैब बदल दीजिए, जनता को राहत देने के नाम पर उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी का बिजनेस दुगना हो जाएगा। एक सेज में जगह मिल जाना कुछ हजार करोड़ की जमीन और इसमें एक मुनाफा निश्चित कर देगा। लाभ देने के सैकड़ों तरीके हैं और लाभ घटाने के भी। सरकार की एक पॉलिसी आपको चौपट कर सकती है। सत्ता में जाने कौन कब आ जाए, तो व्यापार जगत सबके बनाए रखता है और जो मजबूरन चंदा देता है और पार्टियां मजबूरन लेती है। आखिर चुनाव में भी कितना खर्चा होता है, जो पोस्टर, बैनर, प्रचार, रैली, शोरगुल और टीवी, अखबार के माध्यम से ऐड, पॉजिटिव रिव्यूज फिक्स किए जाते हैं और सर्वे और ओपिनियन पोल दिखाए जाते हैं। पैसे इसमें भी लगते हैं, बेतहाशा लगते हैं और पैसे लगाने वाले ही नेता, पीएम, सीएम के दावेदार होते हैं। फंड के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा सबने लिया है। सवाल यह भी नहीं है कि 90% एक दल को कैसे गया, किसी कंपनी को किसी चंदे की एवज में कौन सा प्रोजेक्ट मिला, और अगर किसी को कोई सवाल या आपत्ति हो तो इस बात पर होनी चाहिए कि इनकम टैक्स और ईडी के छापों से परेशान कंपनियों से हजारों करोड़ के चंदे क्यों लिए गए। भला एक चुनी हुई सरकार और चालू माफियागिरी, एक्सटोर्शन, कनपट्टी पर गन रखकर वसूली का धंधा करने वाले गुंडों में कुछ तो अंतर होना चाहिए। आपत्ति इस बात पर होनी चाहिए कि शैल कंपनियों को खत्म करने का ढिंढोरा जो पीटा गया था, तो शैल कंपनियों से राजनीति चंदा कैसे लिया गया, और जितने का बिजनेस नहीं है उससे ज्यादा का चंदा आया कैसे? क्या साफ साफ धन शोधन नहीं है या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? अगर यह काम इलेक्ट्रल बॉन्ड की जगह चेक या नगद होता तो पैसा लेने वाले और देने वाले को जमानत भी नहीं मिलती। इसका एग्जाम्पल आपको पता ही होगा और याद भी होगा। शराब के ठेके के बदले में चुनावी चंदा लेने के शक में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साल भर से जेल में है और केस भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही है। 40 साल पहले कांग्रेस पर भी आरोप लगाया गया बोफोर्स की दलाली का, लेकिन बोफोर्स में असल आपत्ति यह थी कि दलाली का पैसा घुमा फिरा कर कांग्रेस के चुनावी खजाने में पहुंचा। यह आरोप कभी साबित नहीं हो पाया और बोफोर्स का पैसा राजीव गांधी की जेब में गया या कांग्रेस के फंड में गया, इसकी कोई डॉक्यूमेंटेड ट्रेल नहीं है। लेकिन आज पूरे देश के सामने 20,000 करोड़ रुपए की रिश्वत की ट्रेल मौजूद है। सभी दस्तावेज मौजूद है, दस्तावेज आपके सामने हैं। सीधे सीधे पैसा किस पार्टी के खाते में डाला गया, रिश्वत मिलते ही उसे चंद दिनों में ठेका, प्रोजेक्ट, जमीन या लाइसेंस कैसे हासिल हो गया, और बॉन्ड का नंबर, उसे लेने वाली कंपनी, उसे बुलाने वाली पार्टी का नाम, बैंक के एविडेंस, सब कुछ सार्वजनिक है, सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। इन रिश्वत, जी हाँ, रिश्वत तो स्वयं सिद्ध है और आपको पता ही होगा कि रिश्वत विपक्ष को या राह चलते शख्स को नहीं दी जाती, उसे दी जाती है जिसके दस्तखत से ठेका जारी हो सके, यानी कि जो धंधा दिला सके। चंदा उसी को मिलेगा जो धंधा दिला सके। लेकिन अभी भी वे कांग्रेस और सारे विपक्ष को पहले की तरह भ्रष्ट बताते हुए घूम रहे हैं और जनता भी आराम से सुन रही है और बीच बीच में ताली भी बजा रही है। अब की बार आर पार या 400 पार, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन भाजपा के नेता अभी से आश्वस्त है कि कुछ भी हो जाए, सूरज भले ही पश्चिम से निकलने लग जाए, मगर जीतेगा तो मोदी ही। कोई भगदड़, कोई डर, कोई शर्म, कोई चिंता कहीं नहीं है। भगवान का आशीर्वाद और रामलला का मंदिर साथ जो है,
तो ये है मेरा हिंदुस्तान। यहाँ अयोध्या में राम मंदिर बनाने से फर्क पड़ता है, मगर तरह तरह के माफियाओं को धमकाकर चुनावी बॉन्ड की आड़ में पैसा वसूल करके उनके खिलाफ केस बंद करने में कोई अंतर नहीं पड़ता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही वह शख्स न खाऊंगा न खाने दूंगा ऐसा कहने वाला, जाप करने वाला हो, कुछ नहीं होगा। जो आज सत्ता में है वो ये तो जानते भी नहीं कि जनता क्या होती है, वह कैसे जीती है और कैसे मरती है। बस ये एक चीज जानते हैं, राजनीति करना, जैसे भी हो सरकार बनाना और जिस विधि से हो सके पैसे बनाते रहना। 2024 की तारीख भी आ गई है, जी हाँ, लोकसभा चुनाव, और देश में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। तो क्या 2024 में राम मंदिर उद्घाटन, सीए कानून, धारा 370, एक देश एक चुनाव, सनातन धर्म या विपक्ष के खिलाफ परिवारवाद के आरोप पर चुनाव लड़ा जाएगा? और इस बार भाजपा अपने लिए 370 प्लस का लक्ष्य दे रखा है, जो 2019 की संख्या से 67 सीट ज्यादा है। आज जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक एक करके इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक पटल पर उजागर करने की बाध्यता है, तो ऐसे में मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। थीम को भाजपा क्या तीसरी बार भी अपने चुनावी थीम बनाने जाएगी या उसकी हिम्मत जुटा पाएगी? सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष को मिले हुए चंदे की भी जांच होनी चाहिए। देखा जाए तो क्या उन राज्य सरकारों ने भी कोई ठेका बॉन्ड के बदले में दिया है? क्या कोई जांच छापा मारने के बाद बॉन्ड लेकर ड्रॉप तो नहीं कर दी गई, बंद तो नहीं कर दी गई? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। नमस्कार।